आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती, दिलकश अदाओं और मनमोहक रंग रूप ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का वो आकर्षण और जलवा था हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमियों के बीच कि इनके चाहने वाले इस अदाकारा को देखने के लिए पिक्चर हॉल में लगाते थे लंबी लंबी लाइनें। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। 90 के दशक में इस अभिनेत्री की वो लोकप्रियता थी कि इस अदाकारा के चाहने वाले लोगों ने भगवान के बराबर बनवा दिया था एक मंदिर। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, ना हाथ लगा गोरे तन को। जहां ये खूबसूरत अदाकारा बेहद बोल्ड अवतार में फिल्मी पर्दे पर आग लगा रही थी, तो वहीं इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी में वो आग लग गई कि ये अभिनेत्री कभी भी उस आग से बाहर ही नहीं आ पाई। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को। इतनी खूबसूरत और चर्चित इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को आना पड़ा सबके सामने नग्न अवस्था में? क्यों इस अभिनेत्री को पैसों की खातिर उतारने पड़े थे अपने शरीर से कपड़े? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कर। और वो कौन था जिसने इस अभिनेत्री के खींच लिए आपत्तिजनक अवस्था में फोटो? बोलो, क्या उतारूं या फिर ये? इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती के नाम पर भारतीय अदालत ने लगा दिया था 15,000 का जुर्माना? क्यों इस अभिनेत्री के नाम कानून ने निकाला था गिरफ्तारी वारंट? क्यों भारत सरकार ने इस अभिनेत्री को भगोड़ा घोषित करके कर ली थी इनकी जमीन जायदाद जब्त? इस अदाकारा की जिंदगी में वो कौन सा फिल्म निर्माता आया जिसने फिल्म में काम कराने के बहाने की थी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। क्यों इस अभिनेत्री को भारतीय हिंदी सिनेमा में काम पाने के लिए लेनी पड़ी अंडरवर्ल्ड की शरण? और क्या आप जानते हैं कि क्यों इस अभिनेत्री को भारतीय हिंदी सिनेमा से बाहर कर दिया गया? क्यों इस अदाकारा को भारत देश को छोड़कर जाना पड़ा विदेश? क्यों ये अभिनेत्री आगे चलकर फंस गई 2000 करोड़ के नशीले गैर कानूनी काम में? वो कोई और नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही ठाणे पुलिस ने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ रह रही ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया है। और कैसे 25 साल पहले अचानक ये अभिनेत्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत देश से भागकर बन गई एक सन्यासी। ये रहस्यमय रही अभिनेत्री आज एक बार फिर से क्यों लौट कर आई है हिंदुस्तान की सरहद में? और भारत आकर इस अभिनेत्री ने खोले वो राज जिन पर पड़ी थी सालों से झूठ की धूल। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस खूबसूरत और संदिग्ध अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तूने दिल को चुराया, मुझको अपना बनाया, मेरा दिल में। नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री की जो पूरी दुनिया में अपने अभिनय और खूबसूरती के लिए पहचानी गई, ममता कुलकर्णी के नाम से। अरे ओ शहरे बाबू, हमें माफी दे दे तू। अरे कौन थी ममता कुलकर्णी? कैसे इनका हिंदी सिनेमा में आना हुआ? किस परिवार से इनका ताल्लुक रहा? क्या थे इनकी जिंदगी के विवाद? ये सब कुछ हम आपको बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई पर। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को
एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था। इनकी 2 बहनें थी, मिथिला और मोलिना। इनकी दोनों बहनें भी भारतीय हिंदी सिनेमा से जुड़ी रही थीं। ममता ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की। ममता कुलकर्णी कभी भी हिंदी सिनेमा में आना नहीं चाहती थी। And believe me, I have no interest in films. लेकिन इनकी माँ की इच्छा थी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की। इसलिए महज 19 साल की ममता ने माँ के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1991 में एक तमिल फिल्म नंबर गर्ल से की थी। मेरी पहली पिक्चर तमिल थी, लेकिन इवन दैट वाज अ सुपर हिट। इनकी पहली तमिल फिल्म सुपर हिट फिल्म बनी और देखते ही देखते ममता साउथ की चर्चित अभिनेत्री बन गयी। पहली ही फिल्म से ममता अपने चाहने वालों में ऐसी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने इनके नाम को अपने शरीर पर ही गुदवा लिया था। उन्होंने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था। ममता की लोकप्रियता बॉलीवुड में पहुंची तो इनको पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए मिल गई। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद ही ममता को सुपरहिट फिल्म तिरंगा मिल गई। लेकिन ये फिल्म नाना पाटेकर और अभिनेता राजकुमार के नाम रही और ममता कुलकर्णी को इन फिल्मों से कोई खास फायदा नहीं मिला। लेकिन हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माताओं को इनकी खूबसूरती भा गई और साल 1993 में इनको फिल्म आशिक आवारा मिल गई। मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक। इसी फिल्म से एक्टर सैफ अली खान ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और ममता भी इस फिल्म में लीड अभिनेत्री के तौर पर सैफ अली खान के साथ काम कर रही थी। फिल्म ने अच्छा काम किया और ममता को भी हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान मिल गई। ममता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, जाने मन। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी पहली तेलुगु फिल्म की कामयाबी के बाद इनको एक साथ 60 फिल्मों के ऑफर्स आ गए थे। I got offers like I got at least 60 films offers. लेकिन ये चली आई थी बॉलीवुड की तरफ और बॉलीवुड में भी ममता की झोली में बड़े बड़े बजट की फिल्में थीं, जिसमें ये वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब, चाइना गेट, छुपा रुस्तम जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में थीं। और ममता उस दौर के सभी बड़े और चर्चित अभिनेताओं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, गोविंदा और सुनील शेट्टी के साथ फिल्मी सिनेमा को 4 चांद लगा रही थीं। मौसम है मस्ताना, दिल भी है। दोस्तों, ये तो था ममता कुलकर्णी का फिल्मी सफर। आइए अब बात करते हैं ममता कुलकर्णी की निजी जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री आज बनी हुई है रहस्य। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अपने मां के कहने पर मॉडलिंग के जरिए की। मॉडलिंग के दौरान ही इन पर साउथ फिल्म निर्माताओं की नजर पड़ी और इनको पहली तेलुगु फिल्म नंबर गर्ल मिली। फिल्म सुपरहिट रही थी, जिसके बाद इनकी एक और तेलुगु फिल्म प्रेम शिखरम आई और इस फिल्म की कामयाबी और सफलता ने कमाई के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म से साउथ में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ी कि इनके चाहने वालों ने हैदराबाद में इनका एक मंदिर ही बनवा दिया। आदरणीय स्टाइल से मुझे पूछते थे, इवन साउथ में मेरा मंदिर बना है हैदराबाद में, लोग एकदम एक देवी के रूप में मुझे पूछते थे। और ममता अपने चाहने वालों के लिए भगवान से कम नहीं थी। कुछ इस तरह थी ममता कुलकर्णी की लोकप्रियता। ममता कुलकर्णी की जिंदगी सफलता के पायदान पर थी, तो ऐसे में साल 1993 में
ममता कुलकर्णी की जिंदगी में वो हुआ जिसकी शायद ममता को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल ममता ने एक फिल्मी मैगजीन स्टार डस्ट को स्टारडम के चलते अपना एक बेहद आपत्तिजनक अर्धनग्न फोटोशूट करा लिया, क्योंकि ये तस्वीर उस वक्त के हिसाब से काफी बोल्ड तस्वीर थी। और जैसे ही ये अर्धनग्न तस्वीर इस मैगजीन पर छपकर लोगों के बीच आई तो समाज में एक हड़कंप सा मच गया और 20 रुपए में बिकने वाली ये मैगजीन 100 रुपए की कीमत पर बिक रही थी। इन तस्वीरों की वजह से ममता की हर तरफ कड़ी आलोचना और विरोध प्रदर्शन होने लगा। लोगों ने ममता को समाज और संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरा मान लिया था और कुछ संगठनों ने इनके इस काम के लिए आपराधिक केस भी दर्ज करा दिया। और बड़ी हैरानी की बात ये है कि ममता की इस तस्वीर की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था और ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 का जुर्माना भी लगा था। गलती तो हो गई मेरे से, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका रिजल्ट इतना हो सकता है। हालांकि जहां एक तरफ ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस केस हो रहे थे, तो वहीं भारतीय हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े लोगों का साथ और समर्थन ममता कुलकर्णी को मिल रहा था। उन्होंने ममता के इस कदम को काफी हिम्मतपूर्ण और काबिले तारीफ माना था। ममता कुलकर्णी जहां अपनी खूबसूरती के चलते कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से आगे थीं, तो अब इस फोटोशूट के बाद ममता कुलकर्णी बोल्डनेस में भी सबसे आगे थीं। ममता के इस बोल्ड फोटोशूट के बाद ही इनके पास हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आ गए थे। देखा तुझे दिल ये दिल बेकाबू। ममता हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस तो नहीं थी, लेकिन इनका स्टारडम उससे कम भी नहीं था। ममता कुलकर्णी जब सनी देओल की फिल्म घातक कर रही थी, तो इनकी दोस्ती फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से हो गई थी। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में। अब ममता राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म चाइना गेट में हीरोइन के रूप में नजर आई, लेकिन इस फिल्म के दौरान ममता और राजकुमार संतोषी के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी को लेकर कहा कि राजकुमार संतोषी उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते वो ममता पर दबाव बना रहे थे। लेकिन ममता ने जब इसका विरोध किया तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। राजकुमार संतोषी इनको फिल्म से निकलवाना चाहते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से छोटा राजन नाम के गैंगस्टर का कॉल आया और उसने ममता को परेशान न करने के लिए कहा। अब ये कॉल खुद ममता ने कराया या फिर किसी और ने, लेकिन इन सब के चलते पहली बार सभी लोग भाप गए थे कि ममता के अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी कुछ न कुछ ताल्लुक है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ममता के साथ फिल्म की शूटिंग पूरा करते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो देखा कि ममता के आधे से ज्यादा फिल्मी सीन फिल्म से हटा दिए गए थे, जिसका ममता को बहुत बुरा लगा। ममता कुलकर्णी से पहले राजकुमार संतोषी के ऊपर कुछ ऐसे ही आरोप मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री भी लगा चुकी हैं। ममता कुलकर्णी के साथ चाइना गेट फिल्म के दौरान कुछ और भी ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी काफी चर्चा में रही। दरअसल ममता कुलकर्णी इस फिल्म में काम करने के दौरान फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी नजदीक आ गई थीं, जबकि टीनू पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी और इस शादी को सबसे छिपा कर रखा गया, लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है। एक बार टीनू और ममता को टीनू की पत्नी ने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। ममता कुलकर्णी ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन टीनू वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ममता कुलकर्णी के प्यार में आकर अपने परिवार को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी और उनकी ये बात ममता कुलकर्णी और टीनू के नाजायज रिश्ते की गवाही दे रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ममता कुलकर्णी की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ विवाद बनता ही रहा, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में रही। ममता कुलकर्णी एक बार बिहार रांची में एक प्रोग्राम के लिए गई थी
और जिसकी वजह से आज तक ममता का नाम लिया जाता है। दरअसल ममता कुलकर्णी ने अपने इस प्रोग्राम के लिए उस वक्त 1,25,00,000 रुपए लिए थे। ये रकम काफी ज्यादा थी। इतनी फीस तो अभिनेत्री को फिल्म के लिए भी नहीं मिलती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सबके सामने आया और उसकी जांच में सामने आया कि चारा घोटाले का कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया था। जब ममता से इसकी पूछताछ की गई तब ममता कुलकर्णी ने बताया कि मुझे ये पैसा मेरे डांस प्रोग्राम के लिए दिया गया था। दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश के नेता आम जनता के पैसे हड़प कर किस तरह से अय्याशियों में उड़ा रहे थे। ममता कुलकर्णी की जिंदगी विवादों से घिरी थी। विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो एक समस्या से बाहर आती तो दूसरी तरफ से घिर जाती। तो ऐसे में साल 1997 में ये एक बार फिर से मुसीबत में आ गयी। दरअसल दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। उस पार्टी में ममता कुलकर्णी के अलावा और कई हिंदी सिनेमा के चर्चित चेहरे थे। इस पार्टी में इन स्टार्स को बेहद महंगे तोहफे दिए गए थे। ये तोहफे दिए गए थे विक्की गोस्वामी की तरफ से। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम किया करता था, लेकिन जब छोटा राजन जेल चला गया तो सारा काम विक्की गोस्वामी ने ही संभाला। लेकिन कुछ समय बाद दुबई पुलिस ने विक्की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद उसको 25 साल की सजा भी सुनाई गई। मेरा पति जेल में है बाबूजी। मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं देख सकती मैं। कहा जाता है कि ममता उस दौरान विक्की के प्यार में थीं और विक्की के प्यार के लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़कर दुबई में रहने का फैसला किया। और मैं सोचती थी कि डैडी मैं जाऊंगी, पर डैडी ने कहा मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, वरना उनको इतना जल्दी किसी का ये नहीं होता है। तो एक दिन मैं पहुंच गई महाराज जी के सामने। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने प्यार में वो सब किया जो कानूनी तौर पर एक अपराध था। दुबई में ममता कुलकर्णी अपराधी विक्की गोस्वामी का काम संभालने लगी। इसके बाद ये खूबसूरत अभिनेत्री कहाँ गई, कैसे रहती थी, किस हालत में थी, कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान में लोग ममता की फिल्मों का इंतजार करते रहे, लेकिन ममता तो खुद गायब हो गई थी। साल 2003 से लेकर साल 2013 तक ममता सबकी नजरों से दूर थीं। वो एक रहस्यमय अभिनेत्री बन गई थीं। कुछ मान रहे थे कि इनकी हत्या हो गई है, कुछ लोग मान रहे थे कि इनको किडनैप कर लिया गया है। लेकिन फिर एक साल 2013 में ही दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी थी और उसमें लिखा था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई की जेल में शादी कर ली थी और ममता कुलकर्णी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब अपना नाम आयशा बेगम रख लिया। तो वहीं विक्की गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ साल बाद जेल में अच्छे व्यवहार के चलते इस अपराधी विक्की गोस्वामी को जल्दी ही रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर कीनिया शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 2014 में ममता की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें ये एक योगिनी के रंग रूप में दिखी और फिल्मों में बेहद खूबसूरत दिखने वाली ममता कुलकर्णी का अब पूरा हुलिया ही बदल चुका था। इनको इस हाल में देखकर सबको बड़ी हैरानी हो रही थी। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ का एक नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा। उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम आया। इनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन दोनों ही पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद मुंबई थाने की स्पेशल कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी को आज ठाणे की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया और साल 2017 में इनकी मुंबई स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अब ममता पूरी तरह से लापता थी। उनका नाम भारत में वांटेड की लिस्ट में था। उनकी किसी को भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन इतने सालों के बाद हाल ही में कुछ दिन पहले साल 2014 में ममता हिंदुस्तान वापस आ गईं और आते ही उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल पर
अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें ममता अपने आप को एक सन्यासी बता रही हैं। उनका कहना है कि अब वो पूरी तरह से भगवान की शरण में हैं और उनकी भक्ति में लीन है। वो अब ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जिनको सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही ममता हैं जिनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी। आज ममता भले ही बहकी बहकी सी बातें कर रही हो, लेकिन कानून का शिकंजा उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ममता कुलकर्णी को अभी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने हैं जो न जाने कितने ही सालों से अधूरे पड़े थे। और ममता कुलकर्णी कभी भी अपने पुराने अतीत से भाग नहीं सकती हैं। और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं। ममता कुलकर्णी के वापस आने से बहुत सारे सवालों के जवाब भले ही मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ममता कुलकर्णी कभी इस तरह से हिंदी सिनेमा से गायब हो जाएंगी। वो इस तरह से बने बनाए अपने नाम को खराब कर लेंगी। ममता कुलकर्णी के लिए बड़े बुजुर्गों की एक कहावत बहुत सही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। ममता कुलकर्णी अपने समय पर टॉप की अभिनेत्री थी, लेकिन इतने ऊंचे पायदान पर होने के बावजूद ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड के कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया और उनको वो नेम फेम नहीं मिलने दिया जिसकी वो वाकई में हकदार थी। या इसका दूसरा पहलू ये भी था कि ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ रिश्ते थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड की फिल्में तो उन्हें मिले, लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ममता कुलकर्णी के बारे में? क्या ममता का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता उनको ले डूबा या ममता कुलकर्णी को उनका प्यार ले डूबा? आप अपनी बात या सवाल कमेंट करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास ममता कुलकर्णी से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ममता कुलकर्णी आज मुंबई वापस आ गई हैं और अब आगे उनकी जिंदगी कैसी रहेगी, अभी आगे उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम ममता कुलकर्णी के लिए यही प्रार्थना करती है कि इनकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाए और ये खूबसूरत अभिनेत्री फिर से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी करे। दोस्तों, आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल से जुड़े नए और पुराने चाहने वालों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द एक और महान हस्ती की जिंदगी की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूँ, ये भी मेरा नसीब है।